ओके चलो भाई स्टार्ट करते हैं 7वां लेक्चर। आज के लेक्चर का जो मेन टॉपिक है, ठीक है, जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड समझेंगे, ठीक है, और दूसरा क्या समझेंगे? ट्रांसलेशन यार, ठीक है। पहला जेनेटिक कोड, दूसरा ट्रांसलेशन, ठीक है। कल हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस जो समझा था वो तो समझ में आया होगा, है ना। हमने ये भी देखा था, क्या क्या चीजें देखी थी हमने, कि हमारे यूकैरियोट्स में आरएनए को बड़ा सजा धजा करके बाहर निकाला जाता है। और क्यों निकाला जाता है? क्योंकि उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो बाहर होता है, ठीक है। इन बैक्टीरिया द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर कपल्ड। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर इज नो सेपरेशन ऑफ द, दो रीजन है। पहला, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड द nucleus, and second, mRNA does not require any further processing to become active, ठीक है। तो these are two reasons why the transcription and translation both are coupled in a bacteria. Can they be coupled in a eukaryotic cell? Of course not, ठीक है। In a eukaryotic cell they can't be coupled because there is a separation and it requires a lot of processing. What are the procedures to make active this क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव करने का क्या क्या प्रोसीजर होता है? कैपिंग, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल जीटीपी, ठीक है। टेलिंग, 200 से 300 रेसिड्यूज ऑफ टेल, मतलब ए, राइट, ठीक है। उसके बाद स्प्लाइसिंग टू रिमूव इंट्रॉन्स एंड ऐड या जॉइन एक्सॉन्स, राइट, ठीक है। ये भी हो गया, आप लोगों को सब आता है, ठीक है। फिर आ गया हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर कितने आरएनए पॉलीमरेजेस है? 3। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरआरएनए, ठीक है। कौन कौन से? 28, 18 एंड 5.8s, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2, एचएनआरएनए विच इज प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 3, टीआरएनए, एसआरआरएनए, एसएनआरएनए। एसएनआरएनए इज योर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो स्प्लाइसिंग काम करता है। वो किसका काम करता है? स्प्लाइसिंग का, ठीक है। समझ में आ गया? एसएनआरएनए इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए दैट डज स्प्लाइसिंग, ठीक है, स्प्लाइसिंग करवाता है, ठीक है। एचएनआरएनए इज हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए व्हिच इज क्या बोलते हैं उसे, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। थोड़ी बहुत रिवीजन हो गई आप लोग की, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था डीएनए से जब आरएनए बनाना हो तो आसान है। क्यों? डीएनए में भी 4 बेस पेयर्स हैं और आरएनए में भी 4 बेस पेयर्स है। ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, जब हमने डीएनए से आरएनए बनाना आसान है, आरएनए से प्रोटीन तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और वही आज हमें समझना भी है, ठीक है। क्या हुआ? ऑल गुड, हैप्पी, ठीक है। आज ग्लूकोज नहीं पिलाया मैंने आज गर्मी थोड़ी कम है। अच्छा ओके, सॉरी 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 सॉरी, ओके, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैंने आप लोगों को 4 नाम्स बताए थे जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे जनरली इग्नोर मार जाते हैं और जिसको हम इग्नोर मारते हैं नीट वाले उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है। पहला नाम क्या था? जॉर्ज गैमो, ठीक है। हु प्रपोज्ड द आइडिया, because we have 4 base pair and we have to code for 20 amino acids, so definitely a code will consist of a combination of base pair. In order to code 20 amino acid, the combination should need at least 3 nucleotides within a one codon. Is this clear? ठीक है। And then second was Hargobind Khurana, who provided who provided the experimental proof by synthesizing RNA molecules with definite sequences of the RNA, either homopolymer or copolymer, ठीक है। उसके बाद क्या था? तीसरा था आपका मार्शल नीरनबर्ग, दैट प्रोवाइडेड सेल फ्री सिस्टम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चे एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ काम करना ना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑर्गेनिज्म के साथ काम करना मुश्किल होता है। क्यों? नखरे होता है ना यार मेरे को नाइट्रोजन कम मिला, मैं मर जाऊंगा, ठीक है। मेरे को ये नहीं दिया आपने, वो नहीं दिया, नखरे होता है ना। उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके पास सेल्फ फ्री सिस्टम है किसी काम को करने के लिए, वो बेटर होता है। तो पहला, जॉर्ज गेमो प्रपोज्ड द आइडिया
बच्चे he did not provide the experimental proof. Experimental proof was given by Hargobind Khorana. Marshall Nirenberg, cell-free system for translation. And last मैंने आपको वो एंजाइम का नाम बताया था, सेवेरो ओकोआ एंजाइम. वो क्या करता है? It polymerizes the RNA in a DNA independent manner. तो वो DNA पे डिपेंडेंट नहीं था. बच्चे, बात समझ में आई या नहीं? क्या उठर लग दिया? इधर आ जाओ. नहीं आ सकती हो? चलो कोई नहीं, समझ में आया? हाँ ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई. अब आते हैं जेनेटिक कोड पर. बच्चे जेनेटिक कोड, अब मैंने आपको बताया था द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, राइट? जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट. ओके, इट इज ट्रिपलेट, यानी कि हर कोड के अंदर कितने बेस पेयर्स होंगे, कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? बेस पेयर नहीं, न्यूक्लियोटाइड. कितने? 3. ठीक है. और ऐसे अगर हम देखें तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स कोड हो, कितने कोडॉन्स बन सकते हैं? 64 कोडॉन्स. कितने कोडॉन्स हो गए? 61 कोडॉन, जिनमें से एक स्टार्ट कोडॉन होता है और 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं. तो स्टार्ट कोडॉन इज स्टार्ट कोडॉन. स्टार्ट कोडॉन को ही क्या कहते हैं? इनिशिएटर. इनिशिएटर कोडॉन ये क्या करता है बच्चे? AUG. ठीक है. और स्टॉप कोडॉन्स क्या है? स्टॉप कोडॉन्स कौन कौन से हैं? UAA, UAG एंड UGA. ये क्या है? स्टॉप कोडॉन्स. ठीक है. एक बात याद रखना, स्टार्ट कोडॉन मेथियोनीन को भी कोड करता है. देयर इज अ अमीनो एसिड कॉल्ड मेथियोनीन. तो स्टार्ट कोडॉन के कितने फंक्शन है? फर्स्ट, इट इज स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, एंड सेकंड, इट इज आल्सो कोडिंग फॉर मेथियोनीन. इट कोड्स फॉर मेथियोनीन. समझ में आया? They do not code for any amino acid. They do not code for any amino acid. तो ये किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते. तो अमाइनो एसिड कोडिंग, कितने अमाइनो एसिड्स हैं, कितने कोडॉन्स हैं जो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं? अगर मान लो क्वेश्चन आता है आपका, नंबर ऑफ कोडॉन्स व्हिच आर कोडिंग फॉर अमाइनो एसिड्स, 61, क्योंकि 3 तो स्टॉप कोडॉन्स हैं. दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड. बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई. स्टार्ट कोडॉन AUG. स्टार्ट कोडॉन AUG, इट कोड्स फॉर मेथियोनीन. ये याद रखना, AUG कोड्स फॉर मेथियोनीन. दूसरा, स्टॉप कोडॉन कितने हैं? 3 हैं. कौन कौन से? उआ, उआ अगेन, उगा. ठीक है, आपके दिल की आवाज. ठीक है, बस याद रखना, अच्छा मजा आएगा. कॉपी निकाल लो जी, सत्संग नहीं चल रहा. ठीक है, कॉपी निकाल लो बेटा, कुछ तो लिखोगे. ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? तो आपके अमाइनो एसिड कोडॉन्स, अमाइनो एसिड कोडिंग कोडॉन्स आर 61. What are the functions of AUG? It is a initiator codon and secondly it codes for methionine. ठीक है, आगे देखें. कोडॉन्स आर ट्रिपलेट. पहली बात आपकी ये हो गई बेटा. दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, अच्छा, कोडॉन्स आर यूनिवर्सल. कोडॉन्स आर यूनिवर्सल. 2 बातें हैं बच्चे. पहला है कोडॉन्स आर यूनिवर्सल. दूसरा है कोडॉन्स आर डीजेनरेट. कोडॉन्स आर डीजेनरेट. बच्चे, 1 कोडॉन codes only for 1 amino acid. 1 codon codes only for
वन अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, इसे क्या बोलते हैं? कोडॉन्स आर यूनिवर्सल, यानी कि अगर आपको कोडॉन मालूम है आप उसका अमाइनो एसिड बता दोगे। आई बात समझ में? लेकिन कोडॉन्स आर डीजेनरेट, मतलब वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय more than one codons, more than one codon। बेटा ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, नहीं आया समझ में। आप इस बात को समझो, इधर आपके पास क्या है? कोडॉन्स है, इधर आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं, राइट? कोडॉन्स कितने हैं? यहाँ पर क्या है? कोडॉन्स है। कोडॉन्स कितने हैं? 64। अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20 है। कौन ज्यादा है कौन कम है? कोडॉन ज्यादा है, ये कम है। और अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अमाइनो एसिड कोडिंग तो चलो 61 भी तो ज्यादा है। तो बच्चे एक बात याद रखना, एक से ज्यादा कोडॉन्स एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। हो सकता है ये भी इसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहा हो, ये भी इसी को कोड कर रहा हो, ये भी उसी को कोड कर रहा हो। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक और कोडॉन्स है, मान लो ये हो सकता है कि अमाइनो एसिड 2 को कोड कर रहा हो, फिर ऐसे ही अमाइनो एसिड 2 को कोड कर रहा हो। अगर मैं इसका 1 नाम दे दूं, 2 नाम दे दूं, 3 नाम दे दूं, 4 5 6, तो यहाँ ये कब तक जाएगा? 61 तक जाएगा। ये कब तक जाएगा? 20 तक जाएगा, राइट? यानी कि एक से ज्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं जो एक अमाइनो एसिड के लिए हो। लेकिन अच्छा, ये 1 क्या कभी 2 के लिए कोड करेगा? 1 कभी 2 के लिए कोड करेगा? नहीं, क्योंकि 1 सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड 1 के लिए कोड करता है और किसी के लिए नहीं। नहीं आ रहा समझ में? पल्ले नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है पल्ले? नहीं पड़ रहा ना? श्योर है? क्या हो गया? रिपीट, सिंपली रिपीट। एयूजी करो। चलो ओके बेटा, एक बात याद रखना, अगर आपको आरएनए का सीक्वेंस गिवन है तो आप उससे प्रोटीन का सीक्वेंस बना सकते हो, क्योंकि कोडॉन्स जो है वो तो सिंगल ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोटीन सीक्वेंस गिवन है तो आरएनए पे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? अब बताओ। हाँ ठीक है, आप इधर एक बात समझ सकते हो। अब आप अगर एनसीईआरटी देखोगे तो आप क्या देख सकते हो? यहाँ पर देखो, CUU, CUC, CUA एंड CUG किसको कोड कर रहे हैं? ल्यूसीन। किसको कोड कर रहे हैं? ल्यूसीन को, राइट? ठीक है जी, ओके। इसके बाद आप देखो आपका GUU, GUC, GUA एंड GUG किसको कोड कर रहा है? वैलिन। ठीक है, यानी कि अगर थोड़े बहुत चेंजेस हो भी गए। अच्छा, ये प्रोटेक्शन का एक मैकेनिज्म नहीं है कि थोड़ा बहुत अगर चेंज अगर आरएनए में हो भी जाए तो भी प्रोटीन सेम बनता है। प्रोटीन के लिए ये एक अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत आप चेंज कर भी लो तो भी मैं अपना अमाइनो एसिड नहीं बदलूंगा। आई बात समझ में? क्योंकि बच्चे हमारे लिए आरएनए से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। तो कोडॉन्स के कुछ फीचर्स, पहला, कोडॉन इज अ ट्रिपलेट। दूसरा फीचर, कोडॉन इज अ यूनिवर्सल, यानी कि अगर आपको कोडॉन पता है तो आप प्रोटीन पता लगा सकते हो, क्योंकि एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है। कोडॉन्स आर डीजेनरेट, वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स। ठीक है, इसके बाद और AUG क्या है? स्टार्ट कोडॉन है, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज इनिशिएटर कोडॉन, विच ऑल्सो कोड्स फॉर। और आपके 3 स्टॉप कोडॉन्स कौन से हैं? UAA, UAG, UGA। ठीक है, हो गया। इसके अलावा कोई फीचर दे रखा है? नहीं। पहला, कोडॉन इज ट्रिपलेट, 61 codons code for amino acid, 3 will not code for any amino acid, hence they function as a stop codon। 3 क्योंकि किसी को कोड ही नहीं करते तो वो क्या फंक्शन कर रहे हैं? एज अ स्टॉप कोडॉन। कोडॉन्स
Some amino acids can be coded by more than one codon and hence the code is degenerate. Codons are universal, मतलब बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है. AUG के डुअल फंक्शंस है. पहला, इट इनिशिएट्स एंड इट आल्सो कोड्स फॉर मेथियोनिन. फिर आपका UAA, UAG एंड UGA डू नॉट कोड फॉर एनी कोडॉन एंड दैट्स व्हाई इट इज अ टर्मिनेटर कोडॉन. ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई क्लियर? ठीक है, ओके. अब कोडॉन्स को हम रीड कैसे करते हैं? म्यूटेशंस एंड द जेनेटिक कोड. ठीक है, इसको एक बार मैं मिटा देती हूँ, फिर करते हैं हम लोग. ठीक है, अब हमें देखना है बच्चे, अब जो टॉपिक आ रहा है ना, दैट इज म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड. ठीक है, म्यूटेशंस, अब वाला टॉपिक बेटा अच्छा है. म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड, राइट. पहली बात, जेनेटिक कोड को पढ़ा कैसे जाता है? ठीक है, जेनेटिक कोड को पढ़ा कैसे जाता है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो. जैसे UAUUGCAAGGUUGAAG. ठीक है, ये है आपका. आप कोडॉन को रीड कैसे करना स्टार्ट करोगे? 5 प्राइम से 3 प्राइम, राइट. आप 3-3 के बेस पे, 3-3 के कंटिन्यूएशन में आप पढ़ोगे. जैसे पहला कोडॉन क्या है, वैसे ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा. सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज ढूंढनी पड़ेगी, और वो क्या ढूंढना पड़ेगा? AUG ढूंढना पड़ेगा. सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? AUG. तो जहां पे भी स्ट्रैंड में सबसे पहले आ गया AUG, वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे. समझ में आया? पहला कोडॉन क्या है? AUG. दूसरा क्या है? CAA, फिर GGU, फिर UGA, फिर अब वैसे तो UGA आ गया तो स्टॉप कोडॉन हो गया, UGA आ गया तो स्टॉप कोडॉन हो गया. आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार मुझे तो ये वाला तो कोड करना ही है, U को स्किप मार देता हूं और ऐसे कर देता हूं. ऐसे करा जा सकता है? नहीं. आप द कोड इज रीड इन अ कॉन्टिगुअस मैनर. ठीक है, आप इसको छोड़ छोड़ के नहीं कर सकते. आई बात समझ में? बात समझ में आया? तो ये कैसे रीड होगा? इस तरीके से. कितने अमीनो एसिड्स कोड होंगे? 3 बेटा, 3. बच्चे UGA तो कोई अमीनो एसिड कोड करता ही नहीं ना. ठीक है, ये एक अमीनो एसिड कोड करेगा, ये दूसरा अमीनो एसिड कोड करेगा, ये तीसरा अमीनो एसिड कोड करेगा. बेटा ये स्टॉप कर देगा, ये स्टॉप कर देगा, क्योंकि ये आपका क्या है? एक स्टॉप कोडॉन है. तो हमें अगर आपको एक RNA सीक्वेंस देख करके पूछे और बोले आइडेंटिफाई the number of amino acids that will be coded by this mRNA, what will you say? First you will look for AUG. सबसे पहले क्या देखोगे? AUG. उसके बाद क्या देखोगे? कितने स्टॉप कोडॉन से पहले आ रहे हैं. आई बात समझ में? अब म्यूटेशन क्या होता है? मान लो म्यूटेशन हुआ, यही वाला स्ट्रैंड म्यूटेट हो गया और बन गया UAA. आप कहोगे इसका तो पहला ही कोडॉन स्टॉप कोडॉन था. आप कहोगे इसका तो पहला ही कोडॉन स्टॉप कोडॉन था. तो बेटा वो तो पढ़ा ही नहीं जाएगा ना, वो तो कुछ हुआ ही नहीं. तो आप पढ़ना ही यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो. UAA, UGCAA. ठीक है, अब ये CAA, GGU, UGA, ठीक है, GAA एंड G, राइट. अब ये जो CAA था, ये वाला जो आपका C था, ये म्यूटेट होकर के बन गया U. म्यूटेशन तो कहीं पे भी हो सकती है. पहले क्या था? C था, अब क्या बन गया? U बन गया. भाई इसके तो जज्बात ही बदल गए. क्या बन गया ये? क्या अब ये प्रोटीन बना पाएगा? यानी कि एक म्यूटेशन ने प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दिया. समझ में आया? ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है सिकल सेल एनीमिया के केस में. हालांकि उधर वो कोडॉन स्टॉप कोडॉन नहीं बनता. क्या बन जाता है?
वेलिन बन जाता है, ग्लूटामिक एसिड से वेलिन बन जाता है। समझ में आया? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो इसको बोलते हैं हम कौन सी म्यूटेशन? पॉइंट म्यूटेशन। इस म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट म्यूटेशन? व्हेन द सिंगल बेस पेयर इज चेंज्ड लीडिंग टू चेंज इन अमाइनो एसिड। ठीक है, व्हेन अ सिंगल बेस पेयर is changed। समझ में आया? समझ में आया जी? ठीक है, चेक करो GAG किसको कोड करता है, चेक करो, जल्दी से चेक करो। GAG किसको कोड करता है? और GUG वेलिन। ठीक है, आपका सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है? पहले था GAG 6th पोजीशन पर, अब किस में कन्वर्ट हो गया? GUG में कन्वर्ट हो गया। ये किसको कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड बच्चे ये किसको कोड करता है? वैलिन। और वैलिन ने क्या करा? हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी बदल दी। बच्चे बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसको तो बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। अब हो क्या? इसी के अंदर अगर एक बेस पेयर ऐड हो जाए, इधर पहले ए था, अब क्या बन जाए? ए बन जाए। एक अगर ऐड हो गया, मान लो, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मान लो UAA UG, ठीक है, UCAA, ठीक है, AGG UUGA GAA, राइट। ठीक है, पहले ये आपका एक अमाइनो एसिड बना रहा था, फिर दूसरा अमाइनो एसिड ये बना रहा था, तीसरा ये बन रहा था, ठीक है, चौथा ये बन रहा है। ऑलराइट, ओके। अब इसमें एक बेस पेयर इस पोजीशन पर ऐड हो गया, और कौन सा ऐड हुआ? मान लो इधर क्या इंसर्ट हो गया? G इंसर्ट हो गया। कौन सी पोजीशन पे? इस पोजीशन पे। चेक करो क्या हो जाएगा? UAA UG CA GA ACC UUGA GAA। अब पहला अमाइनो एसिड क्या है? AUG। दूसरा अमाइनो एसिड क्या है? पहले क्या था? CAA, अब क्या बन गया? CAG। क्या बन गया? CAG। मतलब ये वाला अमाइनो एसिड चेंज, ये वाला अमाइनो एसिड भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज। इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसे क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्योंकि पूरा प्रोटीन का फ्रेम बदल गया बेटा। पहले जो था वो पूरा, क्या एक अमाइनो एसिड बदला या सारे? सारे। तो हमेशा याद रखना, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1/2 बेस पेयर्स, एक से भी वही काम होगा, दो से भी वही काम होगा। बेस पेयर लीड्स टू चेंज इन रीडिंग फ्रेम। तो वो क्या है? फ्रेम हटा देता है, रीडिंग फ्रेम ही बदल देता है। समझ में आया? वहीं पर अगर तीन अगर बेस पेयर ऐड हो गए तो बेटा पूरा प्रोटीन कोड तो पूरा सेम ही रहेगा, बस एक अमाइनो एसिड एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर 3 डिलीट हो गए तो अगेन प्रोटीन सेम रहेगा विद 1 लेस अमाइनो एसिड। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसको एक बार नोट डाउन भी करो और इसे थोड़ा सा डाइजेस्ट भी करो। ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी। अब कौन सा टॉपिक है बच्चे आपका? tRNA अडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, मैंने आपको दो टाइप की म्यूटेशंस बताई, पहला पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर। और दूसरा क्या होता है आपका? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दैट इज इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अ 1 और 2 बेस पेयर्स, राइट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। समझ में आ गई बात? आगे देखो, अब हमने ये ध्यान दिया, कोडॉन्स आर ट्रिपलेट, राइट।
पता है ना जी? ठीक है, स्टार्ट कोडॉन AUG, स्टॉप कोडॉन UAA, UAG, UGA। ठीक है, अब आपके ये 3 बेस पेयर्स मिला करके ऐसी कौन सी डिजाइनिंग करते होंगे कि ये अमाइनो एसिड कोड कर देते हैं यार? कैसे भाई? ये बात तो हमको समझ में आ नहीं रही, पता नहीं भाई। समझ में आ रही है बात? छोड़ो, हटाओ। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? ठीक है, 3 बेस पेयर एक अमाइनो एसिड को कैसे कोड करता है? आ रहा है समझ में? नहीं, पक्का नहीं आ रहा ना समझ में? अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे मान लो मान ले हैं, ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि अब एशना है। अरे मैं एंजल को लेना चाह रही थी, चलो कोई नहीं, एशना। ठीक है, अब मान लो एशना है। ठीक है, एशना गई चाइना में। कहा? चाइना में। और एशना चाइनीज पर्सन से बात भी कर रही है। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? बात कर सकती है? ऑब्वियसली नहीं है। क्यों नहीं कर सकती? हाँ, ये बोलेगी भूख लग रही है भाई और कुछ है ना। अबे यार प्लीज बात को समझो। ठीक है, अच्छा चलो ओके, एशना को हटाते हैं, मार लो। ठीक है। मोदी जी हैं, ठीक है, और चाइनीज प्रेसिडेंट है। दे आर कम्युनिकेटिंग, दे आर, अच्छा बात भी नहीं कर रहे, दे आर कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो कैसे करेंगे कम्युनिकेट? इफ दे आर कम्युनिकेटिंग, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई? देयर इज अ ट्रांसलेटर। अब एशना के साथ वो पॉसिबल नहीं था ना, बिकॉज ट्रांसलेटर का भी तो खर्चा होता है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा बड़े लोग ले लिए। ठीक है, शट अप, शट अप, शट अप। ओए ओए ओए, ध्यान दो इधर, समझ में आया? तो इफ टू डिफरेंट पर्सन दे आर टॉकिंग, व्हाट डज दैट मीन? देयर इज अ ट्रांसलेटर। ठीक है बच्चे, ऐसा ही समझ लो कि एक हमारा कोडॉन और एक हमारा अमाइनो एसिड। अगर ये दोनों लिंक्ड हैं, मतलब कोई तो है जो इनको कनेक्ट करवा रहा है, और वो कनेक्टर कौन है? tRNA, जिसका नाम क्या है? ट्रांसफर RNA। समझ में आया? tRNA क्या है आपका? ट्रांसफर RNA। ये tRNA आपका एक अडाप्टर मॉलिक्यूल है। क्या है? अडाप्टर मॉलिक्यूल। सो देयर इज अ अडाप्टर मॉलिक्यूल, अडाप्टर मॉलिक्यूल। उस अडाप्टर मॉलिक्यूल का नाम क्या है? tRNA, which on one end it will connect to the amino acid और other end it will connect to the codon। अब देखो होता क्या है, प्लीज ध्यान दो इधर। ओए ओए, नजरे बोर्ड पर यार। ये क्या है? RNA। ये क्या है? UUG भी कर देते। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, एक ये बन गया, राइट? ओके, एक आएगा tRNA जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल इधर रखेगा, मतलब ए का उल्टा U, इसका उल्टा A, इसका उल्टा C। तो इनकी तो क्या हो रही है बेटा? कॉम्प्लीमेंटैरिटी। क्या हो रही है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी। ठीक है, और इसके सर पे कौन बैठा हुआ होगा? इसके सर पे कौन बैठा है? अबे नालायक, मैथ्योनीन AUG कोड कर रहा है, तो क्या होगा? मैथ्योनीन। भाई समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? नहीं आ रहा? तभी तो AUG मैंने लिया था, क्या बता दो मेरे को। लेकिन हम तो हम है, हमारा कोई मतलब ही नहीं पढ़ाई से। और अब जैसे मान लो इधर GUG है, GUG किसको कोड करता है? इसके वाले पे के सर पे क्या होगा? GUG किसको कोड करता है? वैलीन। किसको कोड करता है? वैलीन। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा? CAC। समझ में आया बच्चे? एक tRNA की दो आर्म्स होती है, एक tRNA की दो आर्म होती है। एक होती है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म और एक होती है एंटीकोडॉन लूप। एक क्या होता है? एंटीकोडॉन लूप। जब कोडॉन है तो उसको डिकोड करने के लिए क्या चाहिए? एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन क्या होता है? वो सीक्वेंस जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसा सीक्वेंस? जो कि कॉम्प्लीमेंट्री। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई?
आ गई बात समझ में? पक्का समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है? अगर डीएनए में कोई गलती हो गई या चेंज हो गया तो क्या अमाइनो एसिड बदल जाएगा? मे बी, मे नॉट बी, ठीक है? अगर ऐसा हो, प्लीज ध्यान से सुनना, अगर ऐसा हो कि ये कोडॉन है, ये एंटी कोडॉन है, ना तो कोडॉन बदला ना एंटी कोडॉन बदला, लेकिन टीआरएनए के ऊपर वेलिन की जगह कोई और बैठा हुआ है, यानी कि यहां तक तो सब कुछ सही था, लेकिन यहां वेलिन की जगह अब ग्लूटामिक एसिड हो गया, ठीक है? तो क्या ये म्यूटेशन नहीं करवाएगा? क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस को फर्क नहीं डलवाएगा? समझ में आया मेरा क्वेश्चन? आया समझ में? नहीं आया। डीएनए में कोई चेंज नहीं हुआ, इसकी वजह से आरएनए में कोई चेंज नहीं हुआ, एंड आपका कोडॉन है वो भी सही है, एंटी कोडॉन की बाइंडिंग भी सही है, लेकिन टीआरएनए के ऊपर जो अमाइनो एसिड बैठा हुआ है ना, वो गलत था। यानी कि एंटीकोडॉन भी सही था, लेकिन टीआरएनए के सर पे बैठा हुआ अमाइनो एसिड वो गलत था। क्या ये चेंज नहीं कराएगा? क्या ये कोई डिसीज कॉज नहीं कराएगा? हाँ, करा सकता है, करा सकता है। तो आज तक हमने इस म्यूटेशन की बात क्यों नहीं करी कि आपका कोडॉन सही है लेकिन अमाइनो एसिड गलत है? इस वाली म्यूटेशन की बात कोई क्यों नहीं करता? पता है क्यों नहीं करता? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, ठीक है? और इसका आंसर भी मुझे पता है। इसका आंसर ये है बच्चे कि अगर एक के ऊपर मतलब CAC पे वैसे कौन होना चाहिए? वेलिन, लेकिन बैठा कौन है? ग्लूटामिक एसिड। फिर भी ये फर्क नहीं डालेगा, क्यों? क्योंकि अगर 1000 मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए है तो क्या हजारों गलत होंगे? 99 तो सही होंगे, या फिर भाई 900 तो सही होंगे अगर 100 भी गलत है तो, ठीक है? तो जितने भी प्रोटीन्स बने, मान लो 1000 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बने, 900 सही बने, और अगर 900 सही बने तो आपका जिस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो बने थे वो फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आपका कोडॉन सही है, ठीक है? लेकिन तो फिर डीएनए का चेंज इतना क्यों माना जाता है? डीएनए के चेंज को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर वो गलत हुआ तब सारे के सारे जो कोड हो रहे होंगे वो गलत होंगे। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? समझ में आया? तो कोडॉन का गलत होना बच्चे एक बहुत बड़ी डिसीज कॉज करा सकता है, लेकिन टीआरएनए के ऊपर गलत अमाइनो एसिड का बैठा होना ये इतना ज्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 100 में से कोई एक गलत होगा, क्योंकि हमारा सेल इतना एक्यूरेट है कि वो इस बात का ध्यान रखता है कि इससे ज्यादा गलत ना हो। समझ में आई बात? बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई समझ में? गुड। आगे देखिए अब क्या है बच्चे, इसका भी एक मैकेनिज्म है, ठीक है? उसको भी हम पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, ठीक है? मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, और जब मैंने पढ़ लिया था उसके बाद मुझे पता चला था कि दिस पोर्शन इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। लेकिन ट्रस्ट मी, इसको पढ़ने के बाद ना मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने इसको पढ़ा था, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था। तो यार मुझे अच्छा लगता है यार, पहले शौक भी कुछ अलग थे, अब तो अलग ही हो गए हैं। चलो ओके, ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई, ठीक है? तो टीआरएनए के कितने आर्म होते हैं? पहला अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, दूसरा एंटीकोडॉन लूप। बच्चे बात समझ में आई? ठीक है, एक बात याद रखना, आपके टीआरएनए को बोल, और आज हमारे को जितना सिंपल लग रहा है ना बच्चे, क्यों? क्योंकि किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। जब ये डिकोड किया गया होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, ठीक है? दूसरी बात, आपके टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए भी बोला जाता है। तीसरी बात बच्चे, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज लाइक क्लोवर लीफ। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लोवर लीफ, ठीक है? और जो आपका इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, दैट लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है? एक्चुअल स्ट्रक्चर इज लाइक इन्वर्टेड एल, ठीक है?
और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है? अरे बता दो। क्लोवर लीफ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का नीट का क्वेश्चन बन सकता है, जिससे पूछा जा सकता है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बात समझ में। और टीआरएनए का दूसरा नाम क्या है? सॉल्युबल आरएनए। ठीक है, इसकी कौन सी दो लूप्स होती हैं? अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ठीक है, और दूसरा एंटीकोडॉन लूप। ठीक है, और एक बात और याद रखना, जो एयूजी को रीड करता है उसके एंटीकोडॉन लूप पे क्या स्ट्रक्चर सीक्वेंस होगा? यूएसी। तो जो आपका टीआरएनए स्टार्ट कोडॉन को रीड करता है उसका एंटीकोडॉन लूप पे सीक्वेंस क्या होगा? यूएसी। उसके ऊपर अमाइनो एसिड कौन सा होगा? मेथियोनिन। उस टीआरएनए को क्या बोलते हैं? इनिशिएटर टीआरएनए। उस टीआरएनए को क्या कहते हैं? इनिशिएटर टीआरएनए। तो कितने क्वेश्चंस याद रखने हैं? टीआरएनए का दूसरा नाम सॉल्युबल आरएनए। ठीक है, स्टार्ट कोडॉन के इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट कोडॉन के टीआरएनए पे एंटीकोडॉन लूप का सीक्वेंस यूएसी। रीड किसको करता है? एयूजी को। अमाइनो एसिड कौन से सर पे बिठा के चल रहा है? मेथियोनिन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसकी तरह दिखता है? क्लोवर लीफ। एक्चुअल स्ट्रक्चर किसकी तरह दिखता है? इन्वर्टेड एल। और बताओ, और बताओ। स्टॉप कर देते क्लास को। हाँ, स्टॉप कर दे। समझ में आया? पक्का? ठीक है। आज की क्लास और छोटी हो गई है।